इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम चतुरु भाई, राम राम। आपने भी और कार्यक्रम सुन रहे सारे किसान भाइयों ने हमारी राम राम। राम राम। और सुनाओ फिर चतुरु भाई। भाई धर्मवीर भाई, खेत क्यार की बात करें तो पहले भाई छेड़ा और कौन सी छेड़ोगे है? और कौन सी छेड़ोगे? पशुओं के बारे में भी है नू तो। अच्छा, तो डंगर ढोर का तो बाद में जिक्र करेंगे। और मैं गान वाले भी लाए कि नहीं आज? गान वाले भी बैठे हैं। बैठे हैं चुपाड़ में? बैठे हैं चुपाड़ में, और ये अपना ढोलक सारंगी ले बैठे हैं। चलो इतना कस लेंगे, इतना ही हाँ, इतना कस लेंगे। और चलो पहले खेत क्यार की बात करा। वो के वाह न्यू है कि भाई आप खाद पानी तो दो। बिल्कुल, हम भी दे वहाँ, उसके बिना तो उसके बिना कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें खाद में अगर हम जिक्र करें उर्वरकों का और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वो चला रखी है। अच्छा। और यह जो शुरू हुई थी, यह हुई थी 17 अक्टूबर 2022 को। तो इसके पीछे तो मिशन एक ही है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर। हाँ भाई, एक राष्ट्र है और एक उर्वरक। हाँ, योजना बहुत अच्छी स्कीम है तो भाई। और भाई जो है इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जिन भैया ने बेरा है, जिन भाइयों ने बेरा है वो फायदा उठा रहे हैं। तो फिर नु काम करो, इस योजना के बारे में क्यों ना थोड़ा भाइयों को बताया जाए। बिल्कुल बतावांगे, है कि नहीं? और इसमें जो है जैसा कि आपने जिक्र करा कि भाई भाइयों को जरूर बताना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन जो है 2022 में 2 दिन का जो कार्यक्रम शुरू होया था। हाँ। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ करा था। बहुत अच्छा। और एक राष्ट्र और एक उर्वरक, यानी कि जब पूरे देश में धर्मवीर भाई जब पूरा राष्ट्र एक है तो इसमें जो उर्वरक की जो है वो मांग जो है काफ़ी अधिक है। क्योंकि आपने देखा है कि जो लगभग 70% जो हमारी आबादी है वो गांव में। इसमें पता क्या होगा अनिल भाई, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो स्कीम जो शुरू हो जाने से ना, एक तो हर बाजार के अंदर एक ही ब्रांड होगा जी, और दूसरा अपने जो देश भर में जो किसान जहाँ भी हैं तो उनको कम दर पे खेती के लिए खाद मिलेगा और उर्वरक मिलेंगे। ये इस योजना का मुख्य अहम उद्देश्य है। यानी कि अगर यह बात न्यू कहें धर्मवीर भाई के भारत ब्रांड का उपयोग करना है। हाँ। और एक बात और बताऊं, सारी सब्सिडी, जितनी भी सब्सिडी वाले जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं जी, यूरिया है, डाई अमोनियम फास्फेट है जिसने डीएपी कहते हैं हम, म्यूरेट ऑफ पोटास है और एनपीके जी जी, ये पूरे देश में एकल ब्रांड, यानी कि एकल ब्रांड भारत के तहत जो है उनका जो बांटना हुआ है, जिसने क्या अगर भाई किसको कितना मिलेगा जी जी, तो वो शुरू हो गया।
और इस योजना के शुरू होने के साथ ही भारत के पास यानी कि अपने देश के पास जी भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, तो ये देखा आपने यानी कि पूरे देश में ये अब जो है एक मोटा मोटी एक और बात समझ में आई अनिल भाई, और भाई वो ये कि जो देश का जो बहुत सारा जो धन है ना, जो खाद्यों को इंपोर्ट करने पे, आयात करने पे जो खर्च हुआ था, तो ये इस तरह की योजना है कि देश के अंदर खाद पैदा होने लग जाएगा, भारत ब्रांड का खाद होगा, भारत ही की कंपनियां उत्पादक होंगी। तो ऐसे में जो खाद्यों पे और उर्वरकों का जो आयात का काम है दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, वो जब कम होगा तो अपने देश की जो बहुमूल्य करेंसी है वो बाहर कम जाएगी और इससे देश का जो है विकास वो निश्चित रूप से विकास होगा। चतुर भाई बिल्कुल। और इसमें जो है एकल भारत ब्रांड जो है वो प्रस्तुत कराया गया है, क्योंकि कुछ जो 26 उर्वरक हैं यूरिया सही जी, जिन पे अपनी सरकार ने जो है सब्सिडी जो है वो वहन करा कर थी, और इसका जो अधिकतम खुदरा जो मूल्य है जिसने मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं एमआरपी है, उसका निर्धारण भी जो है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से करा गया है। तो ये जो उर्वरक विभाग है ना अपने भारत का, इसके अनुसार इस योजना के तहत जो है खाद तो उपलब्ध कराए ही जाएंगे। तो इस योजना के तहत 600 प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र शुरू करे गए, और इन केंद्रों का काम क्या है कि ये केंद्र उर्वरक तो बिक्री का केंद्र बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक काम और होगा, वो ये कि सरकार और किसानों के बीच में ये कड़ी का काम करेंगे। मतलब सरकार को और किसान को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। धर्मवीर भाई, कई बार हमने कह दिया करे थे कि भाई हमने खाद तो मिला ही नहीं, उर्वरक नहीं मिला, लेकिन ये वैसा नहीं होगा। इस योजना ने देश भर में 3.25 लाख से ज्यादा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के रूप में शुरू करने का वायदा करा है। और ये केंद्र सहायक सेवाएं भी देंगे। कौन कौन सी वो सहायक सेवाएं हैं, जैसे मिट्टी का परीक्षण है और मिट्टी परीक्षण की जानकारी है, ये इस तरह का भी काम करेंगे जी। और इस योजना से उत्पाद के जो मानक हैं और जो गुणवत्ता है उसको लेकर किसानों के बीच में कोई भ्रम ना रहे, तो ये भ्रम को दूर करने का भी काम करेंगे। और इब देश भर के सभी यूरिया का नाम, गुणवत्ता और लोगो एक जैसा हुआ। मतलब जो यूरिया तो वो एक ही ब्रांड मिलेगा। इससे जो नकली का जो वो है ना, भाई नकली हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस संभावना पे भी रोक लगेगी। और धर्मवीर भाई, एक बात और है कि इसमें जो है जो मिट्टी है जी, बीज है और उर्वरकों के परीक्षण की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करेंगी, और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेंगी। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है ये हर तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, ऐसी उम्मीद देखो भाई चतुर भाई आपने तो है। हाँ, देखो और फिर जब जैसे जैसे इस स्कीम का दायरा बढ़ेगा और किसानों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी, फिर किसान भाई भी कहोगे भाई ये तो काम बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया धर्मवीर भाई, घना बढ़िया हो जाएगा। और भाई ज्यादा बढ़िया एक काम और भी हुआ है कि देखो अपना किसानी का काम है ना चतुर भाई जी, सारा का सारा मौसम पर खड़ा, गलत तो नहीं? बिल्कुल गलत नहीं। तो देखो इस जानकारी के साथ साथ अब जैसे खेता में तो फसलें खड़ी हैं और भाई किसान भाई पता क्या देखे हैं, बादलों का नहीं देखेंगे, आसमान का नहीं देखेंगे, अरे यार बेरन यार बरसेगा कि नहीं, जो बरसदा हो तो मैं क्यों पानी दूं, ना बरसदा हो तो फिर मैंने यार स्प्रे भी करना था। तो मौसम की जानकारी भी आज जो है किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी होगी। तो सुनो फिर भैया ने मौसम की जानकारी जी। किसान भाइयों राम राम,
मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 71 और 22% रही। हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 11 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 9 और 10 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रह सकती है, जिसके कारण किसान भाइयों रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई, आप अपनी गेहूं की फसल में पीला रतुआ और सरसों की फसल में चेपा के प्रति निरंतर निगरानी करते रहें। धन्यवाद। और चतुर भाई इब सुन ले रागनी, क्योंकि ये देखो ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं साजिंदे, तो सुने ये रागनी। ये रे बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें गरा गराने कुछ ना। बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें गरा गराने कुछ ना। बेटी बहू ठकाने अच्छी, बिना ठकाने कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें गरा गराने कुछ ना। तेरे ज्ञान ध्यान से सोचू सु जब चार घड़ी हो जासे, चंदन के सत्संग चंदन लील बड़ी हो जासे। मेरे कैसे निर्भागा के फूल जड़ी हो जासे, शकुंतला ने देखूं सू जब रूम खड़ी हो जासे। फिर पत्नी रहे पति के धोए, पत्नी रहे पति के धोए, मैदान है कुछ ना, हस्तनापुरी तो जाओ इसमें गरा गराने कुछ ना। करेगी यानी बन गया, यानी बन करेगी, मुहाज करेगी बाणी बन गया,
पानी बन के रहेगी, ताज धरेगी शानी बन के या शानी बन के रहेगी, राज करेगी रानी बन के या रानी बन के रहेगी, राज करेगी रानी बन के रानी बन के रहेगी, इन बैठी तखत पे राज करन दू, वो बैठ तखत पे राज करन दू, पांच शराने कुछ ना पूरी हो जाओ इसमें, घरा कराने कुछ ना प्रजा पालन करने से ये सेवा सुरती होगा, मनुष्य ज्ञान का पालन करना मनुष्य समर्थी होगा, चार वेद और है शास्त्र का ज्ञान कुदरती होगा, इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा, इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा, साल दो साले ओ डर दोने, वो साल दो साले ओ डर दोने, अब भगमा बाणे कुछ ना हस्तना पूरे हो जाओ इसमें, करा करा कुछ ना गंधर्व बन के आया था, वे गंधर्व बन के आया था, यो देश पसंद भी ना था, बाग सवाया ले रहा था वो माटी मंद भी ना था, सब बताने जाया करता हो काटी अंध भी ना था, ये लोग कहे से लक्ष्मी चंद ओ लक्ष्मी चंद भी ना था, लोग कहे से लक्ष्मी चंद ओ लक्ष्मी चंद भी ना था, मांगे राम पे छाया हमने, मांगे राम पे छाया हमने, कन्या पे छाए कुछ ना हस्तना पूरी हो जाओ इसमें, करा कराने कुछ ना हस्तना पूरी हो जाओ इसमें, करा कराने सुने धर्मेंद्र फिर? भाई? जी हाँ भाई, रागनी बड़ी मुख्य की सुनवाई आपने, और सवाल एक रह गया अपना, तो सवाल ही फिर कर लो, के करोगे सवाल ले भैया तो एक सवाल पूछ लिया के? और भाई जो NDRI है ना, NDRI, हाँ, इसका मतलब क्या है भाई? इसका पूरा इसने के कहा के क्या है? तो इस सवाल का जवाब भाई भेजें हमारे मोबाइल नंबर पे SMS के जरिए, और SMS का नंबर है 94 660 31 336। तो इस नंबर पे भाई फ़ोन कर अपना SMS करें, और हम इसी कार्यक्रम में जो भाई सही जवाब देंगे तो उसका हम जरूर नाम देंगे भाई का।
फोन नंबर दोबारा बता दें। हाँ, फोन 94 660 21 336। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े भाई। देखो आपने जब ये NDRI पूछ लिया तो आप थोड़ा इशारा तो कर दें। ये करनाल में है, करनाल में है। और भाई अब अगली बात करें वो भी इशारे में ही है कि दूध जो है पशुओं से, जो पालतू पशु हैं, गायें हैं, भैंस है, डेयरी व्यवसाय बहुत फायदे का सौदा है। लेकिन कैसे फायदा, मतलब ना भाई आपा और ज़्यादा फायदा हो, किस तरीके से दूध का उत्पादन आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। देखो चतुर भाई, सबसे पहली बात तो आती है कि उत्तम नस्ल होनी चाहिए पशु की। जब तक नस्ल उत्तम नहीं होगी तब तक हम अच्छी उसका भाई दूध ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसकी हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। दूसरी बात है प्रजनन के प्रबंधन की, कि भी जो प्रजनन का प्रबंधन है वो भी बहुत महत्व रखता है पशु के विकास में और नस्ल के सुधार के मसले में भी, और वहीं दूध के मसले में भी। तीसरी बात आती है संतुलित आहार की, कि जितना आहार अच्छा देंगे हम पशु को, भाई पशु को तो जब तक पूरा पोषण और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे आहार में तो फिर कैसे फायदा होगा। कहने का मतलब धर्मवीर भाई ये है कि खिलाई पिलाई पर थोड़ा ध्यान देना। हाँ, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए देखो प्रोटीन भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो ये संतुलित रूप में पशु को देवेंगे फिर ही तो लेवेंगे ना। तो संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। इसमें कोशिश हमें करनी चाहिए कि भाई हम पशुओं को नियमित रूप से एक तो हरा चारा देवें, साल भर हरा चारा मिले, और भाई जो खड़ बाकर बिनोड़ा है वो पशु की उम्र के हिसाब से, पशु के नीचे कितना दूध है उसके हिसाब से वो देना चाहिए। और गर्मियों में या सर्दियों में आप जो है निराय जो है उसमें हरा ना दे, थोड़ा सूखा जरूर मिला। हाँ, और फिर चौथी बात आती है चतुर भाई प्रबंधन की, कि पशुओं का जहाँ बाड़ा है जिनको हम बांधें रखें हैं, तो प्रबंधन में उनका देखो भाई रखना भी आ गया। जो उनका पशुशाला है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए है, और भाई सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, उस मौसम के हिसाब से उनको रहने की पूरी ढंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए। और धर्मवीर भाई आजकल का जो मौसम है वो आप देखने लग रहे हो, कदे गर्मी हो जाए, कदे जाड़ा हो जाए, कदे मीह बरस जाए। तो ऐसे मौसम में अपने पशुओं की देखभाल जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने पशुओं के बारे में थोड़ी सी भी या लापरवाही जो है आपने बरती तो पशु से जो है आप हाथ धो बैठोगे। यानी सर्दियों में जो पशुशाला है ना उसकी सफाई की ठीक व्यवस्था रखें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अब तो खैर धूप आने लगी लेकिन नमी तो बनी ही रहे। तो इस आप देखो ना अभी कभी तो आप धूप में जाके बैठो, फिर धूप लाग गया बोले ना ठंड में बैठूं, फिर ठंड में आवा फिर नू लगा ना यार ठंड। तो ये ऐसा मौसम है कि क्योंकि मौसम पलटी खाने लग रहा है, तो ऐसे में पशुओं की देखभाल रखना बड़ा ज़रूरी है। उनके बिछावन का हिसाब किताब ठीक रखें, और भाई धुआं ना करें पशुओं के पास। कई बार धुआं कर दें भाई मच्छर लगेंगे ना, धुआं नहीं करना चाहिए। और अगर हो जाए पशुओं को संक्रामक रोग तो उनकी रोकथाम करने के लिए, बल्कि ये कहो कि होने की बाट क्यों देखें, संक्रामक जो रोग है उनका हमने पता ही है, मुंह पका, खुर पका, ये इस तरह गलघोटू का रोग, तो इनके समय सिर अपना टीकाकरण पशुओं का करवा लेना चाहिए, ताकि जो पशु हैं वो अपना स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो भाई अच्छा दूध देंगे। और धर्मवीर भाई जी, अब एक और बात आप कर रहे थे प्राकृतिक खेती के बारे में, और संजीवक खाद की बात कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो संजीवक खाद है ना, ये प्राकृतिक तत्वों से बनाई हुई दवाई है, रासायनिक नहीं है, रासायनिक नहीं है। तो जो कि फसलों को सीधे दी जा सकती है। इसके प्रयोग से क्या होगा, फसलों की उचित वृद्धि के साथ साथ जो अपनी फसलें हैं उनको बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। बनाने क्यों कर बनाने का केक आपने यह अच्छी बात कही। 100 लीटर मान लिया आपने बनाना जी है, तो 100 लीटर के लिए आपने 30 किलो तो गोबर का गाय का गोबर लेना, और 3 किलो गऊ का मूत्र लेना है, और आधा किलो गुड़ लेना, और 66 लीटर पानी। अच्छा, एक ड्राम में घोल। एक ड्राम में घोल। एक ड्राम में 30 किलो तो हो गया गोबर,
और 3 लीटर हो गया गऊ का मूत्र और आधी किलो हो गया गुड़, इन तीनों ने अच्छी तरीके से मिला दें और अच्छा सा जब मिल जाए, मिला दिया, उसके बाद फिर यो 66 लीटर पानी गिर दे इसमें और फिर एक कपड़े से ढक के 10-12 दिन तक रखें। अच्छा, रखना भी है। हाँ, 10-12 दिन तक रखना पड़ेगा भाई। और 10-12 दिन तक करना के उस ड्राम के उसने घोल ने ना लाकड़ी के लाकड़ी का डंडा लेके हिला दे। तो प्रति एकड़ जमीन के लिए 200 लीटर के मात्रा में 2 से 3 प्रयोग करें और सिंचाई पानी के साथ या मिट्टी के साथ मिलाकर प्रयोग करी जा सके। तो ये हो गया संजीवक खाद। संजीवक खाद, तो संजीवक खाद से जैसा कि पहले बताया कि फसलों की ठीक वृद्धि होगी, फसलों को अनेक प्रकार के रोगों से भी फ्री में मुक्ति मिलेगी, यानी कि पैसे भी बचेंगे। पैसे बचेंगे भाई। देखो खेती जो ना, अब क्या ना, खेती जो है भाई, जितना हम खेती पे खर्चा कम करेंगे ना चतुरु भाई, उतना हमारा फायदा होगा, ज़्यादा हमने आमदनी मिलेगी। तो ये तो बात हमने बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि खेती में जितना खर्चा कम करेंगे उतना ही हमारी आमदनी जो है वो हमारी बढ़ेगी, हमारी जेब हमारी सुरक्षित रहेगी और हमारी जेब में भाई जब वजन रहेगा तो फिर अपने आप ही फायदा है। अठन्नी आप पे बोल दी अंडे की। हाँ हैं? अरे सुन ले कल की बात भाई, कल के कार्यक्रम की बात न्यू है कि मुख्य फसल आपने पता है कि आजकल खेतों में गेहूं खड़ी है। और भाई कल चिट्ठी भी आई थी मंगलवार ने हरिद्वार से। अच्छा। वो कह रहे थे गेहूं की फसल पे ना संपूर्ण देखभाल पे एक चर्चा होनी चाहिए। तो क्यों ना आप कल गेहूं फसल की देखभाल पे ही चर्चा कर लें। बिल्कुल। तो एक तो कल चर्चा करेंगे और दूसरी चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत डिंगरी खुम्ब की काश्त जी, और जानकारी देंगे मोटे अनाजों के बारे में और मौसम की जानकारी तो आप देवें। एक बात और भाई जी, किसान भाई ने के कद किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए अपा एक फ़ोन नंबर बता दें भाइया ने। हाँ बिल्कुल, कोई अठन्नी नहीं लागती, कोई पीछा नहीं लागता, और वो फ़ोन नंबर है 1551। अच्छा, ये तो किसान कॉल सेंटर का नंबर है। हाँ, किसान कॉल सेंटर पे ना फ़ोन करो और भाई अपना वो लो। अच्छा, तो आपने जो सवाल पूछा था तो इसका सही जवाब आया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI का। और ये जो आया है, इन्होंने भाई ने नाम तो लिखा नहीं पर इनका फ़ोन नंबर है 94-165-00-664। इस नंबर से ये आया है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने और इनका कार्यक्रम में स्वागत कि इन्होंने ठीक जवाब दिया। तो भाई अब चलने का वक्त हो गया चतुरु भाई जी, और लेवा भाई से इजाज़त ये कहते हुए कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो राम राम कर लिया। हाँ, तो अच्छा भाइयों, राम राम। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।